स्टूडेंट वेलकम टू जी बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। पिछले लेक्चर 1 में हम लोगों ने मेंडल के बारे में बात की। चैप्टर का जो नाम है आनुवंशिक वंशानुगति तथा भिन्नता का सिद्धांत, उस पर बात किए थे कि चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया, उसको समझे। फिर मेंडल के नियम, मेंडल के बारे में थोड़ा उनके जीवनी को समझे। अब जो है इस चैप्टर में कुछ ऐसे टर्म आएंगे जिनके बारे में जानना जरूरी है, नहीं तो बाद में वो टर्म कन्फ्यूज करते रहेंगे। पहले उस टर्म को समझेंगे, फिर मेंडल का नियम को समझेगा। आज उन्हीं टर्म पर बात करते हैं। तो टर्म क्या, पहला है जीन। मेंडल ने जीन शब्द नहीं बोले थे, उन्होंने फैक्टर बोले थे, तो उसका नियम पर देखेंगे। जीन जो है वो क्या है? गुणों का जोड़े, जो गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाते हैं, इसे हम या उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। उसे हम जीन कहते हैं। जीन किसको बोलेंगे? जो गुण को, जीन हमेशा जोड़े में होंगे। मान लेते हैं कोई जीन ये है, कैपिटल टी, मतलब ये लंबाई का जीन है। ये हम लोगों की जो लंबाई होंगे उसके लिए एक जीन स्पेशल होते हैं जो लंबाई को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। ये माँ बाप लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होंगे सामान्यतः। तो ये लॉन्ग टॉल जो है लंबा पौधे के लिए ये कैरेक्टर दिया गया था, लंबाई के लिए। ये जीन है, मान लेते हैं। जीन हमेशा किस में होंगे? जोड़े में होंगे। गुणों का जोड़े, जोड़े में यही गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लेकर जाएंगे। गुणों का जोड़े, जो गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लेकर जाते हैं। ये गुण का जोड़े हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, इसी को हम जीन कहेंगे। जीन क्या है? आनुवंशिकता का इकाई है। आनुवंशिकता का इकाई किसको बोलेंगे? जीन को बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यही कैरेक्टर को, ये गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने का काम करते हैं। जो डीएनए का बना होता है, जीन किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है। पूरा डिटेल से चैप्टर 6 में हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे समझे कि जीन किसको बोलेंगे। अब दूसरा है एलील। एलील किसको बोलेंगे? जीवों में स्थित जीन। ये जो जीन स्थित है गुण के लिए, किसी भी गुण के लिए, जैसे लंबाई के लिए ये गुण स्थित है, लंबाई के लिए। तो ये जो है जीवों में स्थित जीन का वैकल्पिक प्रकार, इनका एक वैकल्पिक प्रकार, जैसे मान लेते ये वाला है, ये एक डोमिनेंट है, ये एक रेसेसिव है, दो अलग अलग टाइप के। ये जोड़े में जीन ही कहलाएंगे, ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे? जीन कहलाएंगे। लेकिन दोनों में इसको एक भाग को एलील, ये दूसरा एलील। मान लेते ये एक एलील है, ये दूसरा एलील है। तो जीन का जो जोड़े में उपस्थित होते हैं वो जोड़े का एक भाग जो एलील कहलाते हैं, वही कहते हैं जीन का। जीवों में स्थित जीन का वैकल्पिक प्रकार, इसका वैकल्पिक प्रकार ये है, इसका वैकल्पिक प्रकार ये है। जैसे वैकल्पिक पेपर एक चूज करते हैं ना एग्जाम में, जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको एक वैकल्पिक सब्जेक्ट को चुनना होता है, इसके बदले में ये लेना होगा, वही वैकल्पिक की बात कर रहे हैं। तो एलील क्या है? जीवों में स्थित जीन के वैकल्पिक प्रकार को एलील कहते हैं। अब जो है होमोजाइगस क्या है, उसके बाद हेटेरोजाइगस क्या है। द्विगुणित अवस्था, ये द्विगुणित अवस्था को दर्शा रहे हैं। ये क्या दर्शा रहे हैं? द्विगुणित अवस्था को, क्योंकि दो एलील प्रेजेंट है एक जोड़े जीन में, ये द्विगुणित अवस्था को दर्शा रहे हैं। द्विगुणित अवस्था जिसमें दोनों एलील समान हो। देखिए इसमें दोनों एलील कैसे हैं? समान है। इसमें क्या दोनों एलील समान नहीं है? इसमें भी क्या है? दोनों एलील समान है। तो जिसमें दोनों एलील समान होंगे उस एलील को हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस या समयुग्मज। द्विगुणित अवस्था जिसमें दोनों एलील समान हो। देखिए समान है दोनों एलील, एग्जाम्पल में लिखवाए। तो जब दोनों एलील समान होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस किसको बोलेंगे? जब वो दोनों समान ना होकर ऐसे हो जाए, एक कैपिटल एक स्मॉल है। तो समझ रहे हैं कि होमोजाइगस किसको बोलेंगे और हेटेरोजाइगस किसको बोलेंगे। होमोजाइगस का मतलब क्या होंगे? समान होंगे। हेटेरोजाइगस का मतलब होंगे कि दोनों अलग अलग होंगे। देखिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर इत्यादि बहुत सारे होंगे। तो ये दो टर्म को समझे आप लोग, चार टर्म को, कि जीन क्या है, एलील क्या है, होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है। अब हम लोग बात करेंगे आगे डोमिनेंट, रेसेसिव, फिनोटाइपिक, जीनोटाइपिक, F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी क्या होते सब पर बात करेंगे। फिर मेंडल के नियम पर बात करेंगे। पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोगों ने जीन और एलील पर बात की, अब बात करेंगे डोमिनेंट और रेसेसिव पे। डोमिनेंट क्या है और रेसेसिव क्या है? डोमिनेंट का हिंदी होते प्रभावकारी और रेसेसिव का हिंदी होते अप्रभावकारी। नाम से ही पता चल रहा है प्रभावकारी मतलब जो अपने आप को प्रभावित करेंगे वही प्रभावकारी होंगे। वह एलील जो होमोजाइगस तथा हेटेरोजाइगस दोनों अवस्था में
एक एलील है, मान लेते हैं एक जीन का 2 एलील है, ये है और एक ये है, दो जीन है, दोनों जीन का जो है एलील है, जीन का जोड़ा जिसमें 2 एलील है, इसमें भी 2 एलील है। वह एलील जो होमोजाइगस तथा हेटेरोजाइगस, इसको होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस पे हम लोग समझे थे। होमोजाइगस ये हो गया, हेटेरोजाइगस ये हो गए। तो इसमें भी और इसमें भी दोनों अवस्था में अपने आप को प्रभावित करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे, तो इसी को बोलेंगे प्रभावकारी। ये जो है यहाँ पर प्रभावित करें कि दोनों समान है, तो यहाँ पे ये लंबा का गुण दर्शा रहे हैं, लेकिन ये जो देख रहे हैं इसमें एक स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, फिर भी ये लंबा है, तो लंबा है तो ये कैपिटल टी वाला अपने आप को पर्दे से प्रभावित कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है डोमिनेंट मतलब ये हो गए कि वह एलील जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों अवस्था में अपने आप को अभिव्यक्त करता हो, उसे प्रभावकारी कहते हैं। उदाहरण के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों ही अवस्था में कैपिटल टी प्रभावकारी है। समझ रहे? डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं, कि जो भी डोमिनेंट होंगे उसको कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। मेंडल ने बताया, हम लोग नहीं जानते थे, मेंडल ने ये बताया, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट में ये डाटा बनाए कि जो भी डोमिनेंट होंगे उसको कैपिटल लेटर से सूचित कर देंगे और जो रिसेसिव होंगे उसको स्मॉल लेटर से। जैसे यहाँ पे स्मॉल टी है ना, रिसेसिव है, और कैपिटल टी यहाँ पे डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से और रिसेसिव को स्मॉल लेटर से सूचित किए हैं। देखते हैं रिसेसिव, अप्रभावकारी, वह एलील जो सिर्फ होमोजाइगस अवस्था में अपने आप को अभिव्यक्त करता है। सिर्फ होमोजाइगस अवस्था में मतलब ये दोनों होमोजाइगस है, इसी में सिर्फ अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है, उसे हम रिसेसिव करता है, उसे हम रिसेसिव कहते हैं। उदाहरण कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल टी दोनों में अपने आप को देखिए, इस अवस्था में ये टी अपने आप को प्रभावित नहीं कर पा रहे थे तो रिसेसिव हो गए, ये प्रभावित कर रहे थे तो ये डोमिनेंट हो गए। इस अवस्था में ये अपने आप को प्रभावित कर पा रहे तो अब पर भी ये रिसेसिव है, फिर भी ये रिसेसिव है। जैसे इनके पास एक कैपिटल टी आ जाएंगे तो फिर जो है ये इसमें स्मॉल वाला लेटर नहीं कैपिटल वाला लेटर आ जाएंगे। तो समझ रहे अप्रभावकारी और प्रभावकारी में क्या डिफरेंस है? रिसेसिव को स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं, इसको कैपिटल लेटर से, इसको स्मॉल लेटर से। समझे? इनको नोट कीजिए, फिर बात करेंगे हम लोग अभी जीनोटाइप, फिनोटाइप, F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, तो इनको नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोगों ने जो है डोमिनेंट रिसेसिव पर भी बात कर लिए, अब बात करेंगे फिनोटाइप और जीनोटाइप पे। फिनोटाइप क्या है, उसके बाद जीनोटाइप क्या है। फिनोटाइप किसी भी लक्षण के बाहरी रूप, जैसे मान लेते हैं ये एक कोई लक्षण है, ये भी टॉल को दर्शाते हैं, लंबा को, और ये भी लंबा को दर्शाते हैं, टॉल, दोनों लंबा को दर्शा रहे, तो दोनों में कोई अंतर है? हाँ, इसमें जो दोनों एलील है वो समान है, होमोजाइगस अवस्था में है, और इसमें हेटेरोजाइगस अवस्था में, लेकिन दोनों क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? लंबे को। तो वही करें इसको, इस रिजल्ट को हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप और इस रिजल्ट को हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप। किसी भी लक्षण के बाहरी रूप मतलब बाहर से पता चले कि दोनों लंबा है, लेकिन उसके जिनका जो संरचना है वो नहीं पता कर रहे हैं, जब बाहरी रूप से उसके संरचना को हम बात करेंगे तो बोलेंगे फिनोटाइपिक। जीनोटाइपिक का मतलब जीवों की जब जीन की संरचना करेंगे, जैसे इसका जीन क्या है, देखिए एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, जब इस लेवल पर अध्ययन करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग जीनोटाइप, और जब इस लेवल पर अध्ययन करेंगे तो इसको बोलेंगे फिनोटाइप। अब F1 पीढ़ी, इसी का दूसरा नाम है फर्स्ट फिलियल जेनरेशन। कह रहे दो जनक का क्रॉस से प्राप्त पहली पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। ये क्या हुआ, समझ में नहीं आया, समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारे मदर है, ये हमारे फादर है, इनसे जितने भी चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहे, जितने भी बच्चे बने, हम लोग जितने भी भाई बहन हैं, मान लेते हैं हम लोग 4 भाई 1 बहन है, ये बड़े भैया हुए, मंझले भैया हुए 3 नंबर वाले, 6 नंबर, ये मेरी बहन हुए। तो ये जो 5 उत्पन्न हुए हैं ना, ये 5 F1 इनके लिए F1 पीढ़ी है। अब हमारे भैया का जब शादी हुए हैं, इनसे जो पीढ़ी उत्पन्न होंगे, मान लेते भैया का इनसे मैरिज हुआ, इनसे जो पीढ़ी उत्पन्न हुए ये इनके लिए F2 है, लेकिन इनके लिए F1 है। समझ रहे F1 F2 में क्या अंतर होगा? F1 हमारे माता पिता के द्वारा जो भी बच्चे उत्पन्न हुए हैं वो माता पिता के लिए पहला पीढ़ी है, और हमारे भैया लोग से जो उत्पन्न हुए बच्चों को हमारे माता पिता के लिए दूसरी पीढ़ी है।
लेकिन हमारे भैया लोग के लिए क्या, पहला पीढ़ी। तो समझ रहे फर्स्ट पीढ़ी और सेकंड पीढ़ी में क्या अंतर है, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में क्या डिफरेंस है। दो जनक के क्रॉस से प्राप्त पहली पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं, और F2 में क्या है, F1 पीढ़ी, मतलब F1 पीढ़ी जो पाए गए हैं उनका क्रॉस अगर F1 किसी से करवाते हैं तो उससे जो प्राप्त होंगे, जो बच्चे उत्पन्न होंगे, वो F2 पीढ़ी कहलाएंगे। तो यहाँ पे ये टर्मोलॉजी थे। अब हम लोग मेंडल के नियम पर बात करेंगे। टर्मोलॉजी हमें लग रहा है कि आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग मेंडल के नियम, मेंडल ने क्या क्या नियम दिए, उन्होंने कैसे बताए, इतने बड़ी बात को बताए, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले इनको नोट कर लीजिए। हम लोग भी दो क्रॉस पर भी बात कर लेते हैं जिसके आधार पर मेंडल ने नियम दिए थे, तो उस क्रॉस के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। पहला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये क्या है, एक संकरण क्रॉस। जब दो पौधे या दो जीव कह सकते हैं, दो पौधे के बीच इकाई लक्षण का, एक लक्षण का, हम लोगों में बहुत सारे लक्षण होते हैं, हर एक जीव में बहुत सारे लक्षण होते हैं। मान लेते हैं एक लंबाई लक्षण को ले लेते हैं, एक ये लंबा है और एक बौना है, दो ले लिए, लंबा तथा बौना। इन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए थे, इसीलिए कि हम लोग भी उसी पर बात कर लेते हैं। तो लंबा तथा बौना, लंबा मटर का पौधा और बौना मटर का पौधा। लंबा मटर के पौधे का जो गुण जीन होते हैं वो होते हैं कैपिटल टी, और बौना का जो होंगे वो स्मॉल टी, क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिए थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब विपरीत लक्षण, अगर एक लंबा वाला लक्षण होंगे तो दूसरा बौना वाला लक्षण, उन्हीं के साथ इन्होंने क्रॉस करवा के ये एक्सपेरिमेंट किए थे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कह रहे कि एक लक्षण का, सिर्फ एक लक्षण का, सिर्फ लंबाई की, अभी हम मटर के बीज की नहीं, फल की नहीं, फूल की, किसी का गुण का अध्ययन नहीं कर रहे, सिर्फ उसकी लंबाई का एक गुण का अध्ययन कर रहे हैं, तभी उसको हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ऐसा करवाया गया, दोनों में क्रॉस करवाया गया, पेरेंट से ये गैमीट बने, इससे गैमीट बने, एक दोनों में से कोई एक आएंगे, दोनों में से कोई एक आएंगे। आपको पता है युग्मक निर्माण में मियोसिस होते हैं, मियोसिस से क्या होते हैं, जो द्विगुणित कोशिका होते हैं वह अगुणित में बदल जाते हैं। ये द्विगुणित है, जिसमें जितना भी गुणसूत्र थे उसका आधा हो गए, इसमें भी जितना गुणसूत्र थे उसका आधा हो गए, ये युग्मक निर्माण हुए। ये मान लेते हैं पेरेंट है और ये गैमीट है, समझ रहे हैं। अब दोनों का फर्टिलाइजेशन करवा दिया गया, क्रॉस करवा दिया गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या मिल गए ये दोनों, मतलब यहाँ पे थे होमोजाइगस अवस्था, यहाँ पे भी थे होमोजाइगस अवस्था, लेकिन जो F1 जनरेशन, ये इसी को बोलते हैं F1 पीढ़ी, इसको क्या बोलेंगे, F1 पीढ़ी। F1 में क्या पाया गए, टॉल तो लंबा, इसका गुण लंबा ही होंगे, क्योंकि बता रहे थे कि प्रभावकारी जो होंगे ये दूसरे को, अप्रभावकारी को दबा देंगे, ये इनके कैरेक्टर को दबा देंगे। ये हम लोग प्रभावकारी अप्रभावकारी में भी समझे थे। इस पर मेंडल ने नियम भी दिए हैं, तो नियम को हम लोग समझेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएंगे। तो पहले समझते हैं कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे करवाए उन्होंने। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब दो पौधे के बीच इकाई लक्षण, जब दो पौधे मान लेते हैं या दो जीव का कोई एक लक्षण की बात कर लिया, तो यहाँ पे हम मटर के पौधे की बात करते थे। मटर के पौधे की सिर्फ एक लक्षण ये लंबाई का, उसका बीज का आकार, रंग का, उसका आकार का, पेड़ की लंबाई का, सिर्फ हम पेड़ की लंबाई का बात कर रहे हैं। पेड़ की लंबाई एक गुण हुए, लंबाई, एक लंबा वाला पेड़ लिए, एक बौना वाला पेड़। मेंडल ने 7 विपरीत लक्षण को चुने थे, उसमें यही एक विपरीत लक्षण ये भी थे, उसी का हम लोगों ने क्रॉस करवा के देख रहे। तो जब क्रॉस करवाए युग्मक बने तो क्या होंगे, आधा जाएंगे, दोनों समान है, दोनों में से कोई जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ते हैं, दोनों में से कोई जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब निषेचन हुए तो क्या आ गए, होमोजाइगस अवस्था आ गए, हेटेरोजाइगस अवस्था आ गए। लेकिन इसमें सारा पौधा कैसे बने, लंबा बने, इनमें सब कैसे बने, लंबा बने। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F1 पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो कैसे होते हैं, तो सबके सब लंबे होंगे, इसमें कोई बौना नहीं पाए जाएंगे। मेंडल ने यही बताए थे, इनका पहला नियम में भी इस बात का जिक्र किए थे वो, कि जो है जो भी F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हो रहे हैं वो सब लंबा प्राप्त हो रहे हैं। इनको समझे, इनको नोट कीजिए। फिर हम लोग जो है इसका भी एक बार F2 पीढ़ी प्राप्त करके देखेंगे कि F2 पीढ़ी में क्या होंगे। ये F1 पीढ़ी में सबका सब लंबा होगा, एक भी बौना नहीं होंगे, लेकिन F2 पीढ़ी में बौना देखने के लिए मिलेंगे। चलिए इनको पहले नोट कीजिए। तो यहाँ पे क्या F1 पीढ़ी में क्या पाए, F1 पीढ़ी का मैरिज हो जाता है, सेम से मैरिज करवा दिया गया, क्रॉस हो गया मान लीजिए,
हो गए। अब जो है इससे 2 गैमेट बनेंगे, दोनों अलग अलग है, इससे भी 2 गैमेट बनेंगे, दोनों अलग अलग है, समझे, दोनों अलग अलग बने। अब देखिए ये फर्टिलाइजेशन करेंगे, एक बार ये इनसे निषेचित कर सकते हैं और एक बार ये इनसे निषेचित कर सकते हैं, एक बार ये इनसे निषेचित कर सकते हैं, एक बार ये इनसे निषेचित कर सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं। पहले ये इससे साथ मिलेंगे तो क्या बनाना है, कैपिटल टी, ये कैपिटल टी और ये जाके एक बार स्मॉल टी से मिल ले, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी। देख तो F2 पीढ़ी का जनरेशन, ये F2 पीढ़ी हो गए। इनको देखिए एक चार्ट में बनाते हैं। जनरली मेंडल ने जिस एक्सपेरिमेंट को किए थे उनको जो दर्शाए थे मैथमेटिक्स रूप में एक चार्ट में दर्शाए थे, इसका नाम है पुनेट स्क्वायर। इसका क्या नाम रखा गया, पुनेट स्क्वायर। एक तरफ मेल ले लिए, एक तरफ फीमेल ले लिए, ठीक। तो 2 गैमेट बने, एक गैमेट ये ले लिए, एक गैमेट ये ले लिए, एक गैमेट ये ले लिए, एक गैमेट ये ले लिए। आप ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो ये चार्ट बनाइए पुनेट स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं, पुनेट स्क्वायर वाला ही बेटर होंगे। ये समझा रहे थे, बस समझ गए। अब देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब दोनों को क्रॉस मिलना है, जब क्रॉस कराएंगे तो फर्टिलाइजेशन होंगे, फर्टिलाइजेशन में दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, दोनों आपस में फ्यूज किए। देखिए ये भी फ्यूज करेंगे, ये भी आपस में फ्यूज करेंगे और ये भी आपस में फ्यूज करेंगे। F2 पीढ़ी में क्या देखने के लिए मिले, ये लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, लेकिन ये बौना हो गया, एक बौना पाया गया। तो मेंडल ने F1 पीढ़ी में जब देखे सबका सब लंबा थे लेकिन उनका जीन थोड़ा अलग थे, लेकिन F2 पीढ़ी में क्या देखें, एक पूरी तरह से लंबा है और 2 लंबा है लेकिन उसका जीन अलग है, और चौथा जो है वो बौना है। तो इनसे जो है, इसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल हो गए, डायग्राम हो गए। अगर एग्जाम में अगर पूछते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, इसको समझाएं, तो जितना भी हम लिखाए हैं यहाँ तक समझा देना। अभी हम एक पॉइंट उसमें लिखाए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक के बारे में बताए थे, ये क्या कैसे हो गए, लंबा हो गए, ये भी कैसा हो गया, लंबा हो गए, ये भी कैसा है, लंबा है, परंतु ये वाला कैसा है, ये बौना है, ये बौना। तो लंबा, 3 लंबा देखने के लिए मिल रहे हैं और 1 बौना देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इनका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएंगे, इसको नीचे लिखिएगा, यहाँ नीचे स्पेस नहीं है। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो 3 लंबा है और 1 बौना है। बाहरी रूप से फिनोटाइपिक का मतलब बाहर से पता चले कि ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये बौना। तो क्या होगा, 3 लंबा और 1 बौना, इनका क्या रेशियो आ गए, 3:1। अभी थोड़ा देर पहले लिखाए थे। अब जो है इनका फिनोटाइपिक रेशियो की बात कर लेते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो, सॉरी जीनोटाइपिक, फिनोटाइपिक को लिख दिया, जीनोटाइपिक, जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो में क्या है, एक तो ये वाला जीन है और 2 ये वाला जीन है, देखिए, और 1 बौना वाला जीन है, ये जीन है। तो इसमें क्या हुआ, 1:2:1 है, ये भी 1, इसको सीधा कह सकते हैं 1:2:1। तो जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो समझ रहे कैसे निकाले हम। आपको डायहाइब्रिड क्रॉस भी अभी समझाएंगे, आप आज नहीं, आज सिर्फ मेंडल जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर 2 नियम दिए हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को नहीं समझेंगे तो इसके नियम को फिर समझने में दिक्कत होगी, इसीलिए कि पहले हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये होते हैं कि एक लक्षण का क्रॉस एक बार में कराएंगे तो उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसमें फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आ रहे, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आ रहे, 1:2:1। इसका क्रॉस करवा के देखें, पहले F1 पीढ़ी में जो भी प्राप्त हुए, आपसे ऑब्जेक्टिव यही कर सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से F1 पीढ़ी प्राप्त होते हैं, सभी लंबे, सभी बोने, कुछ लंबे कुछ बोने, या फिर इनमें से सभी।
ऐसा करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उसमें क्या हो जाएंगे, सभी लंबे, एक भी बौने नहीं देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन उसका F2 जनरेशन में क्या होंगे, एक तो बौना देखने के लिए मिलेंगे और 3 लंबे देखने के लिए मिलेंगे। ये F2 रेशियो है। F2 रेशियो में क्या है, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है। ऐसे भी कह सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F1 पीढ़ी का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो एक ही होंगे, क्या है फिनोटाइपिक, लंबा। और जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या है, एक ही है, क्या है, यही आता है। तो यहां तक समझ पाए मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। अब मेंडल का 2 नियम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने 2 नियम दिए हुए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्रभावकारी का नियम और पृथक्करण का नियम। तो दोनों नियम को समझेंगे, पहले ये समझ लिए टेस्ट का, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ गए, तब हम दोनों नियम को समझेंगे। चलिए इनको नोट कर लीजिए। अब ये वीडियो का टाइम एबव हो रहा है, फिर आज यहीं तक छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंडल के नियम पर बात करेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट डे फिर हम लोग बात करते हैं मेंडल के नियम पर।